Hello and welcome to your channel for creative studies. So this is the second part of the video of the paper BEG 141 Understanding Prose. Okay, we have earlier done the part 1 of the paper. Okay, and I have chosen to make the paper analysis in splits because as you know that this was mostly of the part 1 was mostly of definition टाइप क्वेश्चंस जहाँ पर डेफिनेशन टाइप के क्वेश्चंस थे लाइक व्हाट इज स्पीच नरेटिव प्रोज क्या है फॉर्म्स ऑफ प्रोज क्या है और हम लोग बहुत सारे चीज़ को भी देखे थे लास्ट सेशन में कि प्रोज और पोइट्री क्या है ठीक है तो जस्ट टू मेक थिंग्स इंटरेस्टिंग एंड नॉट make the video too lengthy I have made it in splits and also to make the qualities intact for the video purpose ठीक है तो without much ado let's start with question number 2. How have the English people in Burma been portrayed in Orwell's essay Shooting an Elephant? This is a 20 marks question. Okay. Now if you see this is from block 2 unit 3 ठीक है और यहाँ पर इंग्लिश पीपल को कैसे पोर्ट्रे किया गया है फ्रॉम ऑवेल्स ऐसे शूटिंग एन एलिफेंट ये आपका पेज 86 और 87 में है चलिए देखते हैं ब्लॉक 2 यूनिट 3 में ठीक है और यहाँ पर क्योंकि एक डायरेक्टली हम लोग का ऐसे के फॉर्म में है तो आप एक ऐसे के बारे में आप बता सकते हैं आप देख सकते हो कि यहाँ पर ब्लॉक 2 यूनिट 3 शूटिंग एन एलिफेंट है लेट्स गो ऑन टू पेज 86 एंड 87 84 से ये है and since I am doing the soft copy of it you all can look into the hard copy of the book अगर उसका पेज नंबर डिफ़र करता है कि नहीं बट ब्लॉक्स उसमें सिमिलर रहेंगे ठीक है तो आप देख लेना ठीक है जस्ट इन केस अगर शायद पेज नंबर्स थोड़े डिफ़र हो सकते हैं तो ये चीज़ आप नोट कर लेना ठीक है तो हम लोग अभी ब्लॉक 2 यूनिट 3 में हम लोग आ जाते हैं ठीक है शूटिंग एन एलिफेंट ठीक है यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि जब आप शूटिंग एन एलिफेंट के बारे में आप बता रहे हो ठीक है तो पहले तो जॉर्ज ऑरवेल के बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे देना आप ठीक है फिर आप क्या करोगे कि यहाँ पर इंग्लिश पीपल के बारे में आपको बताना है कि कैसे वो पोर्ट्रे किया गया है ऑवेल्स ऐसे में अगर आप देखोगे ये वाला क्वेश्चन अगर आप थोड़े से नीचे करोगे तो ये आपका इसमें भी दिया गया है चेक योर प्रोग्रेस में भी ठीक है जहाँ पर अगर देखोगे तो ये शुड ऑवेल हैव किल्ड द एलिफेंट स्टेट इन योर ओन वर्ड्स द रेस्पॉन्सेज ऑफ द फॉलोइंग ऑन द इंसिडेंट मैं ये चीज़ इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपका यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है दैट इज चेक योर प्रोग्रेस तो आप अगर हो सके टाइम मिले तो थोड़ा बहुत इससे भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा इवन इफ यू डू नॉट हैव क्वेश्चंस यू कैन लुक फ्रॉम योर असाइनमेंट्स एंड सॉल्व दीज इन ऑर्डर टू गेट एन आउटलाइन ऑफ द टेक्स्ट अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश पीपल का पोर्ट्रेल पूछा गया है ठीक है तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर से यहाँ पर देना पड़ेगा अगर आप यहाँ पर देखोगे कि कैसे करके इंग्लिश पीपल को ट्रीट किया गया था तो ये आपका पेज नंबर 85 से स्टार्ट होता है टेक्स्ट को इसको आपके खुद के लैंग्वेज में करना है ठीक है माइंड यू आई विल टेल यू टू पार्ट्स ऑफ द थिंग्स दैट व्हेन यू आर राइटिंग लाइक दिस व्हेन यू आर टेकिंग मैंने पिछले वीडियो में एक चीज़ बताया था फर्स्ट पर्सन नैरेटिव अब ये राइटर जो है ना फर्स्ट पर्सन नैरेटिव से दिया गया है यू कैन टेक एक्सेप्ट फ्रॉम इट बट डू नॉट कॉपी इट डायरेक्टली ठीक है आई हैड क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है तो आपको ये सेकंड पर्सन आप लिख रहे हो एज अ पर्सन हु इज़ राइटिंग इट तो आपको क्या करना है इसको रिफॉर्म करके लिखना है तो आप ये चीज़ को कॉन्टेक्स्ट को समझना ठीक है 86 87 88 ये कॉन्टेक्स्ट को समझना है उसके बाद अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो ठीक है यहाँ पर एक सेकेंड पार्ट भी है कि यहाँ पर जो चेक योर प्रोग्रेस है ये जो अप्रिशिएशन है इसको आपको चेक करना है ठीक है तो यहाँ पर से आपको इसको टेक्स्ट को समझ के लिखना है ओके इसका टेक्स्ट को समझ के आपके ओन लैंग्वेज में इसको देना है यहाँ पर इंग्लिश के बारे में यहाँ पर बताया गया है वेरियस फॉर्म से ये आपका सेकेंड पार्ट ऑफ द टेक्स्ट से ये आ रहा है शूटिंग एन एलिफेंट से सो यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स मेंशनिंग इट थ्रू द टेक्स्ट दैट इज गिवन ठीक है इससे पहले आपको मैंने पहले भी बताया है कि जब आप 20 मार्क्स के आंसर जब लिख रहे हो तो पहले तो थोड़ा बहुत आप जस्ट टू गिव अ स्ट्रक्चर आप थोड़ा राइटर के बारे में यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो ठीक है कहाँ से लिया गया था कैसे लिया गया था इसके बारे में एक ओवरव्यू दे देना उसके बाद आप डायरेक्ट आंसर में चले जाना और इसको रिफॉर्म करना नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को ठीक है क्योंकि मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के बारे में बता रहा हूँ कि कैसे करके वो लिखना है ठीक है आंसर्स को कैसे रिफॉर्म करना है कैसे करके फॉर्म करना है ठीक है तो यू हैव टू मेक इट इन द ओन वर्ड्स नोइंग द जिस्ट ऑफ द कंटेंट नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वाज किन्सियर्स व्यू ऑफ इंग्लैंड एज अ चाइल्ड डिफरेंट फ्रॉम हर व्यू आफ्टर शी विजिटेड द कंट्री एज एन अडल्ट। ठीक है, ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका ब्लॉक 2 यूनिट 4 में है। मैं आपको पेज नंबर भी बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ब्लॉक 2 यूनिट 4। लेट्स गो ऑन टू ब्लॉक 2 यूनिट 4। तो चीज़ों को थोड़ा फास्ट करते हैं ताकि आप लोग को भी चीज़ों को समझ में आए कि कहाँ से लिया गया है। आई विल नॉट डिले द वीडियो इन ऑर्डर टू स्ट्रेच इट सो लॉन्ग दैट यू ऑल विल फील इट बोरिंग, और क्योंकि आप लोग का प्रिपरेशन टाइम भी कम है तो मैं आपको चीज़ों को समझाऊंगा कि कैसे करके आप क्वेश्चन को आंसर रिफॉर्म करते हो। ठीक है, तो मैं चीज़ों को समझाता हूँ कि ब्लॉक 2 यूनिट 4 में जब आप देखोगे यहाँ पर पेज 98 में, जैसे मैं पहले बताया, क्योंकि ये 20 मार्क्स का ऐसे फॉर्म टाइप का आंसर है, इसमें पहले आप बताओ कि इसका जो लूजली जो स्ट्रक्चर जो है वो क्या है। ठीक है, इसका जो मेन जो है आपको इंट्रोडक्शन में पहले किन्सियर्ड के बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा, एक इंट्रो दे देना। उसके बाद इंग्लिश पीपल कैसे ट्रीट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर किन्सियर्ड्स व्यू ऑफ इंग्लैंड एज अ चाइल्ड, ठीक है, ये चीज़ आपको बताना पड़ेगा। ऑन सीइंग इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम, अब जब टेक्स्ट में आप जब यहाँ पर देखोगे ना तो यहाँ पर बहुत सारे पार्ट्स दिया गया है। ठीक है, बहुत सारे टेक्स्ट में यहाँ पर दिया गया है, जैसे यहाँ पर एट द टाइम आई सॉ दिस मैप, दिस इज ऑन पेज नंबर 101। ठीक है, यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ पर डायरेक्टली एक स्टोरी फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, इसको फिर से अगर आप देखोगे शायद इसका इंटरप्रिटेशन भी दिया गया है थीम में। ठीक है, ये थीम में आप जब देखोगे तो किन्सियर्ड व्यू ऑफ इम्प्रेशंस ऑफ इंग्लैंड एज सीन फ्रॉम अ मैप इन स्कूल। ठीक है, इसको आपको देखना पड़ेगा। इसका जो है ना, इसका पूरा जो चीज़ है ये आपका मतलब कॉमन इंग्लिश में इसको दिया गया है। ठीक है, बहुत मतलब इसका थीम जो है इसको बहुत आसानी से इसको लिखा गया है। ठीक है, तो हाउ वाज किन्सियर्ड फेमिलियर विद द ग्रेटनेस ऑफ इंग्लैंड एज अ चाइल्ड। ठीक है, फिर यहाँ पर मेड इन इंग्लैंड बोल के एक चीज़ दिया गया है, उसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, और ये चीज़ को आपको समझाना पड़ेगा कि कैसे करके वो डिफरेंट था जो उसका फर्स्ट टाइम था। तो यू विल गेट द आंसर इन दिस टेक्स्ट इटसेल्फ, जो कि 101, 102 एंड 103 में है। ठीक है, लोकेटेड। तो ये चीज़ में आप जब कर रहे हो तो इसको जब फॉर्म करोगे तो जैसे सेम इंट्रोडक्शन एक फॉर्म करोगे और उसके बाद यू विल गो ऑन टू द टेक्स्ट इटसेल्फ, राइटिंग इट इन द ओन वर्ड्स। ऐसे मैंने बोला क्योंकि ये जो आंसर है ना ये आपके अंडरस्टैंडिंग को डील करता है। यू विल गेट द आंसर इनडायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, बट कुछ कुछ आंसर्स आपको रिफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर दे माइट आस्क यू दैट द वर्ड इंग्लैंड यहाँ पर कैसे करके डिफरेंट है, ये सब चीज़ भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, फ्रॉम द टेक्स्ट एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या है। ठीक है, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन स्ट्रैशेज टेक्निक एज सीन इन हिज बायोग्राफी क्वीन विक्टोरिया। ओके, तो यहाँ पर क्या है, स्ट्रैशेज व्यू। ठीक है, लिटन स्ट्रैशेज व्यू। तो क्वीन विक्टोरिया का आपको कहाँ से मिलेगा, ये वाला आपका ब्लॉक 3 यूनिट 4 में मिलेगा। ओके, सो लेट्स गो ऑन ब्लॉक 3 यूनिट 4। ठीक है, अब ब्लॉक 3 यूनिट 4 में अगर आप जाओगे तो आपको मिलेगा ये लिटन स्ट्रैशर्स का क्वीन विक्टोरिया के बारे में। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, मैं आपको पेज बता देता हूँ, पेज 161 162 को है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन चाहिएगा तो वहाँ पर डायरेक्ट ये डायरेक्ट फॉर्म में दिया गया है, तो यू कैन राइट इट फ्रॉम देयर। ठीक है, आई विल टेल यू द पेज नंबर एंड यू कैन राइट ऑन द टेक्निक ऑफ स्ट्रैशेज राइटिंग। ठीक है, बट इसके साथ साथ आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जैसे क्योंकि ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, you should always give just a brief introduction when you are writing that thing, and especially when you are writing a particular work, please do give a foreshadow of about the writer or the works। ठीक है, या कैसा टाइप का वो चीज़ है, इससे क्या होता है कि it becomes a foreshadow of the light that is being spreaded into the particular work। it is very important कि आप इस चीज़ को at least 5 to 6 lines या 7-8 lines you just give a small intro about दी टेक्स्ट दैट इज बीन आस्क्ड। अब स्ट्रैटेजिक टेक्निक तो डायरेक्ट है, यहाँ पर ये आपका पेज 161 162 में आपको मिल जाएगा। ये बहुत ही डायरेक्ट है। यहाँ पर स्ट्रैटेजिक टेक्निक पे अगर आप देखोगे कि इट इज़ बट नेचुरल दैट इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज विल डिफर, हाउएवर वी हैव रिकॉर्डेड सम ऑफ आवर ओन ऑब्जर्वेशंस हियर। अगर आप देखोगे ये राइटर खुद लिख रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंट राइटर्स ने कंपाइल किया है इग्नू के बुक्स को, तो आपको क्या करना है ये चीज़ को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक टाइप ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस दिया गया है कि स्ट्रैटेजिक टेक्निक कैसा है।
ठीक है। तो यहाँ पर द सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट टू स्ट्राइक द रीडर इज रिगोरस एंड इन डेप्थ स्कॉलरशिप that has gone into the work. ठीक है। Strachey has shifted the significant from the redundant and composed a piece of immense intensity and brevity. ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ को दिया गया है बहुत अच्छे से, आप इसको पढ़िएगा 162। और यहाँ पर ये चीज़ को डिफरेंट फॉर्म्स भी यहाँ से पूछ सकता है, जैसे पोर्ट्रेट ऑफ एल्बर्ट, पोर्ट्रेट ऑफ विक्टोरिया, प्रोज स्टाइल क्या है। ठीक है। दे कैन आस्क डिफरेंट parts of the same text. The main thing of solving this paper or giving an analysis of the paper is to make you all understand that, say suppose it has been taken from 161 or 162, they might ask different parts of it as well. ठीक है। इसके के पास के जो आंसर्स है वो भी दे कैन आस्क। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन दैट दे हैव आस्क्ड। ओके, नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द हॉलोकॉस्ट and the trauma of the Jews from your reading of the diary of a young girl by Annie Frank. ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है। अब हम लोग जाते हैं ब्लॉक 4 यूनिट 1 में। ठीक है। एनी फ्रैंक्स डायरी, जिसका नाम किटी भी है, आप लोग शायद जानते होंगे कि किटी। ठीक है। ब्लॉक 4 यूनिट 1 वी विल गो टू एनी फ्रैंक्स डायरी। ओके, दिस इज़ वेरी नाइस एंड यू शुड नो अबाउट इट, बिकॉज ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे करके इसको अप्रोच करते हो। ठीक है। तो एज़ यूजुअल आप थोड़ा सा एक आइडिया दे देना कि यहाँ पर क्या है। थोड़ा इंट्रोडक्शन में ही आपका आइडिया दिया गया है। इफ़ यू गो ऑन टू ब्लॉक 4 यूनिट 1, ओके, दिस इज़ ऑन 173 174। यहाँ पर इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से दिया गया है। यू कैन गिव इट लाइक कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, सो व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ द डायरी। जैसे मैंने बताया कि इफ़ यू गिव द फॉर्म और कैसा है तो ये आप डायरेक्टली आप बोल सकते हो। ठीक है। तो एनी फ्रैंक्स डायरी इज़ अ क्लैंडेस्टाइन डायरी रिटन इन सीक्रेट। ठीक है। मतलब ये सीक्रेट में लिखा गया है, ये आपका कोई ऐसा नहीं है जैसे डायरी एक फॉर्म है ना, सीक्रेसी में ही लिखा जाता है। इट इज़ मोर ऑफ अ फॉर्म ऑफ लाइक एक्सप्रेसिंग द व्यूज़ इन अ हिडन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। वो आपका ज़्यादातर इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में होता है, बट दिस कॉन्टेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे ये एक बहुत ही मतलब एक टाइप ऑफ कन्फेशन टाइप का है कि एट द टाइम व्हेन हिटलर्स नाजी जर्मनी, ठीक है, नाजीज कैसे करके ज्यूज़ को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में, गैस चैम्बर्स में लॉक कर देते थे, फिर दे यूज टू सफ़र देम ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर। सो ये आपका यहाँ पर दिया गया है। और हॉलोकॉस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज भी बना है। आफ्टर एग्जाम्स इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन लुक इनटू दिस। ओके, ये आपका कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स और इस चीज़ के बारे में बताया गया है। देयर इज़ ऑल्सो वन बुक दैट इज़, क्योंकि ये एक फॉर्म ऑफ अगर आप देखोगे तो एक क्लैंडेस्टाइन डायरी है। अगर आपको इस रिलेटेड आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आफ्टर एग्जाम्स इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ऑल्सो रीड विक्टर फ्रैंकल्स मैन सर्च फॉर मीनिंग। ठीक है, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस, अ सर्वाइवल ऑफ द पर्सन हु हैज सर्वाइव्ड फ्रॉम द नाजी कैंप्स। ओके, और ये इसके ऊपर में और एक वर्क है, सो यू कैन लुक इट सिंस लिटरेचर स्टूडेंट्स। अगर आप लोग को इसके बारे में जानना है कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में हाउ दे वेर ट्रीटेड ऑन, तो आप ज़रूर से देख सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट कि ये किटी के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर अगर आप ये चीज़ देखते हो कि पेपर इज़ मोर पेशेंट दैन मैन। सो कुछ चीज़ people cannot share it to others, but they can share it to the paper, and the paper will not judge, paper will not retaliate, paper will not actually say no to the person who is writing or suggesting or confessing that thing or telling something to it without judging that thing. So writing is in a diary is यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन सा डेट में यहाँ पर दिया गया है। और आप जब टेक्स्ट को पढ़ोगे ना तो ये क्वेश्चन में आपको पहले इंट्रोडक्शन में तो बहुत सारा चीज़ हॉलोकॉस्ट में थोड़ा बहुत दिया गया है, क्योंकि ये 20 मार्क्स का है तो इस पर आपको टेक्स्ट के को भी एक्सेप्ट से लेना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए आई एम टेकिंग इट डाउन। और डिस्कशन में भी आप देखोगे यहाँ पर एक बहुत अच्छा पार्ट है, जब टेक्स्ट के बाद आप थीम्स और डिस्कशन को भी देख लेना। ठीक है, टेक्स्ट को आप रीड करना, वहाँ से डिटेल्स आप जो डेट्स या पर्टिकुलर चीज़ है उसको जितना हो सके करना। अगर आपको दिक्कत होता है तो डिस्कशन या थीम्स में आप इसको फिर से देख सकते हो। ठीक है, वहाँ पर बहुत सारा चीज़ भी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ को बताया गया है एंड दिस इज़ वन ऑफ द पार्ट्स दैट इट इज़ क्वाइट लाइक ट्रोमैटिक एज वेल एज शी इज़ शेयरिंग समथिंग विथ हर डियर डायरी दैट इज़ किटी। इसका नाम ज़रूर से याद रखना है। ठीक है,
नेक्स्ट आपको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके जाते हैं, एंड आई होप दैट द वीडियो इज नॉट गेटिंग बोरिंग बिकॉज आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द थिंग्स हाउ यू ऑल कैन राइट। इसके इंट्रोडक्शन को भी देखना है, थोड़ा सा टेक्स्ट से भी लेना है एक्सेप्ट्स को, ठीक है, क्योंकि रेडीमेड आंसर में मैं एक चीज़ में बता देता हूँ, व्हेन यू ऑल आर प्रिपेयरिंग रेडीमेड आंसर्स यू आर नॉट लुकिंग अप टू द टेक्स्ट प्रॉपर्ली। आप जब एक चीज़ को खुद से फॉर्म करने की कोशिश करिएगा, वो चीज़ को एक्सेप्ट को डिफरेंट पार्ट से अगर आप लोगे, जो जैसा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है वो आपका क्वेश्चन आपको पहले से पता नहीं होता है, उस क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको क्वेश्चन को आंसर करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। अगर आप एक पर्टिकुलर फॉर्म को जस्ट बिना समझे आप उसको जस्ट लर्न करके चले गए, इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इट विल बी पार्टली करेक्ट, नॉट फुल्ली करेक्ट। प्लीज अंडरस्टैंड द डिवीजन बिटवीन इट। सो सिंस लिटरेचर स्टूडेंट्स और आप क्योंकि एक चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दिस पेपर। नेक्स्ट the question is the story Misery deals with human insensitivity to other people's grief. Discuss. ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में जाते हैं जो कि ब्लॉक 2 यूनिट 1 में है। लेट्स गो ऑन टू ब्लॉक 2 यूनिट 1। ओके, दिस इज ऑन पेज 55-56। लेट्स गो ऑन टू दिस। माइजरी बाय एंटोन चेखोव। और आप लोग के लिए एक काम है, जब आप स्टडीज़ करते हैं ये चीज़ का, जब कोर्स के लिए देखते हैं, तो डू राइट द राइटर्स नेम एंड द वर्क्स नेम इन अ पीस ऑफ पेपर सो दैट यू डू नॉट कन्फ्यूज ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। यू डू नॉट वांट टू स्पेल द राइटर्स नेम रॉन्ग, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो चीज़ बहुत एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव में यू नीड टू राइट, गिव सम इंपॉर्टेंस टू द राइटर्स नेम एंड द वर्क्स नेम। ठीक है, कोशिश करना कि आप इस चीज़ को गलती ना करो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, ब्लॉक 2 यूनिट 1 में हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि थीम और डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट में, आप समरी या टेक्स्ट को ज़रूर पढ़ना, बट उसके साथ साथ थीम और डिस्कशन को भी ज़रूर से देखना है। अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, माइजरी बाय एंटोन चेखोव। तो यहाँ पर एक पहले से एक इंट्रोडक्शन दिया गया है, आप इसमें कुछ वर्क्स और बॉर्न एंड डेथ के बारे में आप यहाँ से इंफॉर्मेशन दे सकते हो। ठीक है, इसके बाद पेज 55 से ये स्टार्ट है। द स्टोरी माइजरी फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1886, वेरी इंपॉर्टेंट, डज नॉट pose any difficulty as it deals with the experience that touches all of us at the same point in our lifetime. Let us now read the story in an English translation by Ralph A. Mathlow. ये चीज़ को देखना कि ये चीज़ को ट्रांसलेट किया गया है। ठीक है, तो पब्लिश्ड कोई और वर्जन में किया गया था, कोई और लैंग्वेज में, और इंग्लिश ट्रांसलेशन में रैल्फ ए मैथलॉ में ने किया है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि टू हुम शैल आई टेल माई ग्रीफ। ठीक है, तो माइजरी में यहाँ पर ये चीज़ को दिया गया है, इस चीज़ को आपको समझना है, समरी को। ठीक है, ये टेक्स्ट को आप जब पढ़ोगे, ये एक रिटन फॉर्म टेक्स्ट में ट्रांसलेशन किया गया है। तो आफ्टर दैट व्हेन यू गो इनटू इट, यहाँ पर लाइक अब्रप्टेड वर्जन्स ऑफ टेक्स्ट दिया गया है इन एक्सेप्ट्स। सो व्हेन यू आर रीडिंग दिस टेक्स्ट, इसका जो डिस्कशन पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन के लिए यू हैव टू रीड द पर्टिकुलर डिस्कशन जब आप टेक्स्ट एक बार रीड करते हो। अगर आप लोग के पास टाइम कम है तो ये चीज़ को ज़रूर से देख लेना, डिस्कशन। ठीक है, तो डिस्कशन जो है यहाँ पर, दिस इज अ स्टोरी ऑफ फादर्स ग्रीफ ओवर द डेथ ऑफ हिज सन। ठीक है, तो ग्रीफ इज विद इन हिम एंड ही डेस्परेटली वांट्स टू स्पीक अबाउट इट टू लाइटन हिज बर्डनसम माइजरी, बट नो वन इज रेडी टू लिसन टू हिम। ऐसे बहुत टाइम होता है, अगर आप अच्छे से देखोगे कि लास्ट जो वर्क जो था एनी फ्रैंक्स डायरी किटी, वहाँ पर भी एक कन्फेशनल टाइप का था, मेनी पीपल आर नॉट रेडी टू लिसन टू व्हाट यू वांट टू से। यहाँ पर भी एक फादर का ग्रीफ है, बट वो किसी को बोलना चाहता है, बट वो किसी से शेयर नहीं कर सकता है। तो द स्टोरी डिस्क्राइब्स द ओल्ड मैन्स अर्ज टू शेयर हिज ग्रीफ विद अदर्स, हिज डिस्पेयर एट नॉट बीइंग एबल टू फाइंड अ compassionate audience, and his final effort to disgorge his misery by talking to his mare, his one and only companion. अब यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो यहाँ पर है, ये बहुत अच्छे से दिया गया है डिस्कशन को, ये चीज़ को आपको देना है। और ये जो माइजरी का जो क्वेश्चन है, ये आपका पेज 61 एंड 61 से लेके 62-63 तक है। ये चीज़ को आप देखोगे, ये आप इंटरप्रिटेशन, वेरियस इंटरप्रिटेशन से भी ये चीज़ को लिख सकते हो। इसके साथ साथ आप ये, जैसे मैंने बताया कि देयर आर मेनी टाइम्स देयर आर नो वन टू लिसन और टू शेयर द ग्रीफ। ठीक है, ये जो चीज़ है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से आप लिख सकते हो कि देयर इज़ नो वन टू लिसन और शेयर द ग्रीफ ऑफ द फादर दैट he is possessing at the lament of his death of his son. ठीक है,
ये एक बहुत ही कंसर्निंग चीज़ है, एंड ऑफ कोर्स वर्क ऑफ लिटरेचर इज ऑलवेज कंसर्निंग एंड इट हैज़ वेरियस थीम्स, एंड इसीलिए ये वर्क हम लोग के रियल लाइफ में भी बहुत इम्पॉर्टेंस रखता है, ठीक है, क्योंकि ये एक थीम या एक प्रोस्पेक्टिव, एक मैसेज के लिए भी ये चीज़ को दिया गया है हम लोग के टेक्स्ट में, ठीक है। डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ मार्गरेट लॉरेंसेज स्पीच माई फाइनल आवर, ठीक है, दैट इज़ 20 मार्क्स, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि मेन फीचर्स ऑफ मार्गरेट लॉरेंसेज स्पीच माई फाइनल आवर। अब स्पीच का मैंने हम लोग पहले ही देखे थे, व्हाट इज स्पीच, इसका आप दे सकते हो कि स्पीच क्या है, तो इसका एक एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि मार्गरेट लॉरेंसेस का स्पीच जो है माई फाइनल आवर। अब हम लोग देखेंगे ये चीज़ कहाँ है, तो ये ब्लॉक 4 यूनिट 2 में है। लेट्स गो ऑन टू ब्लॉक 4 यूनिट 2। ओके, लेट्स गो ऑन टू ब्लॉक 4 यूनिट 2, इसके बाद ही है, ठीक है। यहाँ पर व्हाट इज स्पीच तो पहले आ ही गया था, उसके बाद हम लोग जाएंगे पेज 197 198। ओके, यहाँ पर आपका टेक्स्ट भी दे दिया गया है अगर आप देखोगे, ठीक है। यहाँ पर माई फाइनल आवर का फिर से टेक्स्ट दिया गया है, ठीक है। इफ़ यू सी दिस, यहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट है 2.5.1, ये टेक्स्ट 192 से स्टार्ट है, ठीक है, 193 फ्रॉम ब्लॉक 4 यूनिट 2 से 192 193 से टेक्स्ट स्टार्ट है, एंड व्हेन यू गो ऑन टू 197 198, ठीक है, लिटरली द डिस्कशन और द समरी ऑफ द थिंग। पहले तो आपका बहुत सारा वर्ड्स में अगर आप देखोगे तो ये डिस्कशन या समरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एटलीस्ट इसको ज़रूर से पढ़ के जाना। अगर टेक्स्ट आपके लिए टाइम कम रहता है तो डू रीड इट, एंड अगर हो सके तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप दे देना, ठीक है। राइटर का नाम और वर्क का नाम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पर आप अगर देखोगे तो यहाँ पर मार्गरेट लॉरेंस स्पीच माई फाइनल आवर, द स्पीच इज सिंपल एंड डायरेक्ट विथ नो ओरिएंटेशन एंड थियोरेटिकली टू मार इट्स अपील, ठीक है, बहुत डायरेक्ट है, और द आइडियाज expressed to follow each other is in a connected and systematic manner that leaves no place for ambiguity. We shall now take up a brief summary of the speech to analyze the main points that Lawrence is putting across to her audience. At the same time, we shall note Lawrence's deep commitment to the social causes. यहाँ पर वो जो आंसर जो चीज़ बताया गया है उस चीज़ के बारे में दिया गया है। अब फीचर्स ऑफ लॉरेंस स्पीच क्या है इसके बारे में आपको बताया गया है। तो इसके बाद आप अगर देखोगे ये समरी वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फीचर्स ऑफ लॉरेंस स्पीच ये भी पूछ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन दे कैन आस्क, तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लॉरेंस स्पीच फॉर दिस, ठीक है, फॉर माई फाइनल आवर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू लुक इट आउट। 197 198 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डू लुक इट आउट, और इसका जब आप कर रहे हो, जब ऐसा टाइप का क्वेश्चन है तो डू लुक द हेडिंग्स एज वेल। इसमें अगर आप हेडिंग्स देख के आप करोगे या चीज़ों को थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में करोगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ऐसे करके ही आपको हर क्वेश्चन को करना है। अगर उसमें आप पॉइंट्स देके करोगे तो वो और अच्छा दिखेगा। नेक्स्ट है कि हाउ डज नेहरूज द क्वेस्ट ऑफ मैन गिव एन इंसाइट इनटू इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ठीक है। यहाँ का जो है, यहाँ पर अगर आप देखोगे नेहरूज क्वेस्ट ऑफ मैन इज अ फॉर्म ऑफ लेटर राइटिंग। अगर आप ब्लॉक 4 यूनिट 3 में जाओगे तो ये आपको मिलेगा, ठीक है, ब्लॉक 4 यूनिट 3। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो फिर से, जो क्वेस्ट फॉर ऑफ मैन गिव एन इंसाइट इनटू इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ये आपका क्वेश्चन था। अब यहाँ पर लेटर्स क्या है इसके बारे में एक बताया गया है। अगर आप नॉवेल में पढ़े होंगे तो एक लेटर का एक फॉर्म है जो कि BG 144 के लिए भी है, ऑल्दो ये शॉर्ट स्टोरी फॉर्म वर्जन में हम लोग पढ़ रहे हैं, बट BG 144 का अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हो जो कि BAEGH में है, और जो BAG प्रोग्राम के जो स्टूडेंट है वो PGC 134 में भी दे चुके होंगे ये चीज़ को सेकेंड ईयर में। तो ये BAEGH स्टूडेंट्स के लिए मैं बता देता हूँ कि जो BG 144 कोर्स में है वहाँ पर एपिस्टोलरी नॉवल जो कि इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स है, वो चीज़ को आप ज़रूर से देखना। इसीलिए एपिस्टल टू डॉक्टर आरपुथोनट अ वर्स लेटर इन विच, इसीलिए एपिस्टल, ठीक है, एपिस्टोलरी नॉवल भी लेटर फॉर्म्स में होता है। तो ये जो क्वेस्ट ऑफ मैन है, चलिए इसको देखते हैं, ये एक लेटर फॉर्म में है, ऑल्दो ये नॉवल नहीं है, ये एक लेटर फॉर्म में एक वर्क है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, लेटर राइटिंग में कैन बी रिकॉग्नाइज एज अ लेटर फॉर्म, लिटरेरी फॉर्म इन इंग्लैंड। यहाँ पर लेटर फॉर्म कब आया था इसके बारे में एक छोटा सा हिस्टोरिकल चीज़ दिया गया है, अगर आपको मन करता है तो थोड़ा से आप कर सकते हो इसका। अगर लेटर फॉर्म अगर पूछ सकता है, अगर राइटिंग लेटर फॉर्म राइटिंग अगर कैसा है, ठीक है,
तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी है। आप डायरेक्ट इसमें आते हैं कि एन इंट्रोडक्शन टू द क्वेस्ट ऑफ मैन, ठीक है। यहाँ पर ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन के लिए जो वहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो कि नेहरू फ्रीक्वेंटली इंटरेक्टेड विथ हिज डॉटर इंदिरा प्रियदर्शनी through letters, especially when he was serving a prison sentence during the British rule in India. The first set of letters were written in the summer of 1928 when the 10-year-old Indira was in the Himalayan hill station of Mussoorie and Nehru was in the plains. They were published in book form in 1929 with the title Letters from a Father to His Daughter. बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर से देना चाहिए जब आप ये क्वेस्ट फॉर मैन को लिख रहे हो कि वो एक बुक फॉर्म में भी दिया गया है और कब पब्लिश किया गया है, ठीक है। नेहरू पॉइंट्स आउट हिज प्रीफेस टू द ओरिजिनल एडिशन ऑफ द ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। अब यहाँ पर ये चीज़ को बताया गया है कि वाइल इन प्रिजन बहुत सारा चीज़ में कट ऑफ एक्टिव लाइफ में कोई इंट्रैक्शन नहीं होता था, तो उसका फॉर्म ऑफ राइटिंग क्या था, लेटर्स में था, ठीक है। आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ राइटिंग हैं जहाँ पर कम्युनिकेशन कट ऑफ हो रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल डायरी राइटिंग था, अगर आप देखोगे एनी फ्रैंक्स डायरी, वहाँ पर भी एक कम्युनिकेशन कट ऑफ था। माइजरी में भी वो एक राइटर जो था वो एक चीज़ को कम्युनिकेशन कट ऑफ के बारे में था। यहाँ पर भी एक चीज़ देख पा रहे हो कि एक लेटर फॉर्म में ऑलमोस्ट लाइक कम्युनिकेशन, डायरेक्ट इन फॉर्म कम्युनिकेशन नहीं है, लेटर फॉर्म जो कि बहुत लेट करके लेटर जाता है और आप देखोगे कि लेटर फॉर्म में वक्त लगता है एक चीज़ को पहुंचने के लिए। और क्योंकि वो फेस टू फेस पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब जेल में थे तो वो फेस टू फेस अपने डॉटर से नहीं मुलाकात कर पाते थे, तो वो बहुत ही इमोशनल पार्ट भी था और वो अपने चीज़ों को शेयर करते थे। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है, व्हाट हैज़ बीन दिस क्वेस्ट ऑफ मैन एंड विदर डज ही जर्नी फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स मैन हैव ट्राइड टू आंसर दीज क्वेश्चंस। यहाँ पर रिलीजन एंड प्रॉस्पेरिटी के बारे में बताया गया है, ये आपका पेज 205 में है। तो आप जब लेटर के बारे में आप देखोगे यहाँ पर, तो ये चीज़ के अंदर से आपको ये क्वेश्चन भी मिलेगा कि क्वेस्ट ऑफ मैन क्या है। तो एक इंडिविजुअलिटी के ऊपर में भी है कि कैसे करके वो है, और एक ये चीज़ में अगर आप देखोगे पेज 205 और 204 में यू विल गेट द आंसर। थीम में भी आप अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है इसको बहुत अच्छे से दिया गया है। दे माइट आस्क यू डायरेक्टली व्हाट इज़ द थीम ऑफ इट और व्हाट इज़ द प्रोज स्टाइल ऑफ इट, ठीक है। तो यहाँ से चेक योर प्रोग्रेस का क्वेश्चन भी आप देख लेना कि कहाँ से कहाँ वो शिफ्ट किया गया था। यहाँ पर लेटर में भी ये चीज़ दिया गया है कि कहाँ से पंडित नेहरू वाज शिफ्टेड, ठीक है। पहले जो है वो बरेली गाँव से है स्टार्टिंग में, और फिर वी वेर बॉट टू देहरादून। डायरेक्टली ये क्वेश्चन तो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। सो इफ़ यू ऑल सी दिस हैज़ कम फ्रॉम ब्लॉक 4 यूनिट 3 और ये एक लेटर राइटिंग फॉर्म में है, तो ये चीज़ को आपको ज़रूर से देखना है, ठीक है। डू मेंशन द डिटेल्स that will make the answers more beneficial for you all. Next है Bill Aitken का is making the fun of politician in travels by a lesser line. Do you agree? Give reasons for your answer. ठीक है, तो ये ब्लॉक 4 यूनिट 4 में है, ठीक है। ये आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग अब देखेंगे कि बिल एटकेन इज मेकिंग फन ऑफ पॉलिटिशियंस इन ट्रेवल बाय लेसर लाइन। डू यू अग्री और नॉट, ठीक है। तो ब्लॉक 4 यूनिट 4 में हम लोग फिर से देखेंगे। तो आपको जैसे मैंने बताया कि थीम और जो कॉन्टेक्स्ट का जो डिस्कशन है वो ज़रूर से देखना है। टेक्स्ट तो आप अगर टाइम रहता है तो यू कैन डेफिनेटली रीड इट आउट, बट थीम एंड दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, द डिस्कशन पार्ट और द समरी पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर थिंग। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ये एक ट्रैवलॉग है। व्हाट इज़ अ ट्रैवलॉग? ये एक फॉर्म ऑफ राइटिंग है, डायरेक्ट भी पूछ सकता है। जैसे ब्लॉक 1 का जो पहले क्वेश्चन मैंने पूछा था वो ज़्यादातर क्या होता है, डेफिनेशन टाइप का रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ट्रैवलॉग क्या है, ये चीज़ भी पूछ सकता है। तो द पैशन फॉर नॉलेज अबाउट अदर कंट्रीज, मतलब ये ट्रैवल राइटिंग टाइप का है, एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से है। बहुत सारे जो ट्रैवलर जो होते हैं वो अपने क्या बोलते हैं, वॉक व्हेन दे राइट और अदर दे राइट व्हेन दे वॉक, ठीक है। ये चीज़ ज़्यादा अच्छा होगा रिफ्रेम करने से। तो व्हेन यू सी दिस थिंग, rewrite when they write, when they walk, they actually write the events that have happened or what they have experienced. तो ये एक ट्रैवल राइटिंग है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में होता है और ये एज अ होल मैं एक आपको एक जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि एक बहुत सिंपल वे में होता है और एक फॉर्म ऑफ राइटिंग है, ठीक है। ट्रैवल राइटिंग भी बोला जाता है इसको, ट्रैवलॉग या ट्रैवल राइटिंग। तो बिल एटकिन का बायोग्राफिकल नोट यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर पहले आप थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, नॉट मच, जस्ट 6 to 7 लाइन्स। इसका कुछ वर्क्स भी आप बोल सकते हो। फिर डायरेक्टली आपका जो क्वेश्चन है
वो है कि वो वेदर और नॉट वो फन ऑफ पॉलिटिशियंस दे रहे हैं कि नहीं, वो आप चीज़ बता सकते हो। ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं देना है। जब क्वेश्चंस डायरेक्टली एक कॉज या चीज़ पे दिया गया तो छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा 5 6 7 लाइंस का, जस्ट उसका जो राइटर है या उसके बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दीजिएगा, जस्ट एक फोर शैडो, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये चीज़ का बैकग्राउंड ऑफ ट्रैवल्स बाय लेसर लाइन, ये चीज़ का टेक्स्ट जो दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर एक ह्यूमर का भी एक सेंस है और एक सीरियस एस्पेक्ट भी है इसके चीज़ में, ठीक है। तो ये आपका पेज 213 से आपको मिलेगा। एंड अगर आप देखोगे पेज 214, यहाँ पर भी आपको मिलेगा कि कहाँ से है। फिर यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर एक लाइन दिया गया है, अनलाइक द पॉलिटिशियंस, ये आप जरूर से कोट करना अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन अगर फिर से आया तो, अनलाइक द पॉलिटिशियंस हु पास थ्रू इन देयर हेलीकॉप्टर हु विल नो द डिफरेंस बिटवीन द टू, add the flavor of the meter gauge and you get the extra magic of the classical age of railway travel, the poetic diction of a stream। तो यहाँ पर एक चीज़ का मतलब एक ह्यूमर वे में भी एक चीज़ में बताया गया है, ठीक है, कि जो जो सुंदरता है, ठीक है, या जो ब्यूटीफुलनेस है एक पर्टिकुलर चीज़ का, वो चीज़ का ट्रैवल के थ्रू बहुत सारा लिनियरिटी होता है, उस चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है एज अ नरेशन फॉर्म, ठीक है। प्रो स्टाइल में ये कैसे करके लिखा गया है इसके बारे में भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, मैं ट्रैवल राइटिंग के में फिर से मैं आता हूँ कि ट्रैवल राइटिंग हैज़ टू बी सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज, ठीक है। इट हैज़ फॉर इन्फॉर्मेटिव, करेक्ट टू द माइन्यूटेस्ट डिटेल, वो बहुत माइन्यूटेस्ट होता है, बहुत फैक्चुअल बेसिस होता है। फैक्चुअल फैक्चुअल मतलब इन्फॉर्मेशन रिक्वायरिंग अ पर्सपेक्टिव, आई फॉर आई डिटेल, मतलब जो उसने देखा वो एक फॉर्म ऑफ इमेज क्रिएट करता है, ठीक है। मैं आपको एक मतलब ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ट्रैवलॉग क्या है। उसके बाद एटकिंस जो फोटोग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ तिरुचेंद्र जो है, उसमें आप अगर देखोगे तो उसमें फ़ोटो लेने को नहीं दिया था वो जो ट्रैवलर को था, ठीक है। इफ़ यू सी दे वेर नॉट अलाउिंग, यहाँ पर अगर देख दिया है कि अ नोटिस थ्रेटन्स टू फाइन टू एनीवन ₹16 हु एंटर्स विदाउट अ प्लेटफॉर्म टिकट, जो प्लेटफॉर्म टिकट के बिना था उसको एक फाइन के बारे में दिया गया था। तो सो क्विकली आई बाई वन टू फोटोग्राफ द ट्रेन अबाउट टू लीव। तो यहाँ पर ये चीज़ के बारे में बताया गया है, टेक्स्ट के बारे में, ठीक है। तो दिस इज़ इन पेज नंबर 213 और ये है टेक्स्ट के बारे में। यू हैव टू रीड द टेक्स्ट एंड यू हैव टू टेल दैट हाउ डिड ही मेक द फन ऑफ द politicians indirectly or directly way in his writing. So this is the thing, you just give a introduction to the question and then you directly mention about the text. I gave an overview and an analysis of the paper of BEG 141, how you all can write it and make the paper more effective in a way. Please try to know that you have to answer any 5, इसका मतलब है 9 क्वेश्चंस में से कोई भी 5 करना है, 4 आप छोड़ सकते हो। अगर आप चाहते हो तो 1 से लेके 5 टोटल कर सकते, 5 टोटल डायरेक्टली कर सकते हो, या आप 1 छोड़ के 2 3 4 4 2 से लेके 7 भी आप कर सकते हो, ठीक है। कोई भी 5 क्वेश्चंस आप करो, 20 मार्क्स का रहेगा। प्लीज़ डिवाइड द टाइम इन अ पर्टिकुलर वे सो दैट यू डू नॉट ओवर स्ट्रेच द आंसर्स, ओके। और चीज़ों को डिवाइड कीजिए, एटलीस्ट मिनिमम 30 to 45 मिनट्स के अंदर में आप एक आंसर को डिवोट कीजिए। डू नॉट ओवर एक्सटेंड द आंसर, ठीक है। और जहाँ तक क्वेश्चन का लिमिट है, इट इज़ नॉट, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ मच पेज यू हैव टू राइट। मिनिमम आप कोशिश करना 3 to 4 पेजेस मिनिमम लिखना है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू राइट एंड व्हाट यू राइट एज वेल। सो कंटेंट को अच्छे से अगर हो सके तो थीमेटिकली पॉइंट वाइज में भी डिवाइड करने से वो अच्छा दिखता है। डू मेंशन some examples and I wish you all the very best for the examination. Take care. I wish that you liked the video, and if you are new to this channel, please like, share and subscribe. And this is the part 2 of the video for BEG 141. I hope that it has not been overextended in the form of explanation. Thank you so much. Take care.